डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स, यानी किसी भी एटम के दो ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा हम इसको इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले हम एक सिंपल एटम लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल एटम लिया गया है और ये जो सिंपल एटम है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। अब इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस और ये हमारे पास क्या है, N1 का मतलब है फर्स्ट शेल और N2 का मतलब क्या है, सेकंड शेल और N3 का मतलब क्या है, यानी थर्ड शेल। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। जैसे कि हमें पता है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उसी दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो कितना एनर्जी लेगा और हायर से अगर लोअर में आएगा तो कितना एनर्जी देगा। तो हमेशा से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, E1 कहेंगे और हायर जो भी होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा इसको हम क्या करेंगे, E2 कहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाता है और हायर से लोअर में आता है तो उसी दौरान क्या होता है, डिफरेंसेस ऑफ द एनर्जी होती है। तो उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए हम एक फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे ताकि हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है या आता है ताकि हम उस फार्मूले के ज़रिए से एनर्जी निकाल सकें। तो इस हवाले से एज वी नाउ दैट, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी है यानी E कैपिटल E टोटल जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास माइनस है mZe² E4 है डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्क्वायर है और n² h² है। दिस इज द इक्वेशन 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो पहले हमने पढ़ा है, आप मेरे पहले वीडियोस देख लें, कैलकुलेट दी एनर्जी इन दी एन ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला पहले से ही हमें पता है। तो इसी तरह से हम लेड करते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट के अंदर। तो लेट E1 बी दी एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट N1। फॉर एग्जांपल N1 एक ऑर्बिट है, लोअर है और इसका E1 एनर्जी है और E2 दैट इज द हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट N2। तो किसी एक एटम को कंसिडर करते, इसमें से E1 हम कंसिडर करते हैं लोअर ऑर्बिट के लिए। E1 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट हो, वो सेकंड भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड भी हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ भी हो सकते हैं। तो लोअर ऑर्बिट के लिए हम E1 लगाते हैं और N1 हो गया और हायर ऑर्बिट के लिए E2 और N2 होगा। सो देन ये पहले भी हमने पढ़ा है कि थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, E2 माइनस क्या होगा, E1। सो दिस इज द इक्वेशन 2 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर ये सब कांस्टेंट है, लेकिन ये जो n² है ना ये वेरिएबल है। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल है। तो हम क्या करते हैं कि E2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इस जगह में जो n² के साथ In2 होगा क्योंकि ये एनर्जी 2 के लिए है। इसी तरह से माइनस क्या होगा, फॉर्मूले का है। तो उसके बाद हमारे पास ये माइनस हमारे पास पहले से ही गिवन है और यहाँ पर n² के साथ जो n होगा ये 1 होगा। तो अब यहाँ देखें फ़र्क यहाँ पर आ रहा है कि n² के साथ N2 है और n² के साथ ये N1 है, क्योंकि E1 के लिए N1 होगा और E2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, N2 होगा। जैसे मैंने पहले लिखा था E1 होगा N1 के लिए और E2 होगा N2 के लिए, इसी तरह से हमने इसको पुट किया। अब पुट करने के बाद माइनस जो प्लस होगा, आपस में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा। तो ये इक्वेशन में सिर्फ हमने प्लस साइन को हमने चेंज किया, ये प्लस बन गया और बनने के बाद देखिए ये माइनस अपनी जगह है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले लिखते, इसको बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो E2 होगा ये बाद में आएगा, E1 पहले आएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा। देखिए इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि N1 ये पहले आया और N2 क्या हो गया, बाद में चला गया, यानी आफ्टर। तो फिर ये माइनस अपना माइनस लेकर इधर आया और इसका प्लस साइन यहाँ पर स्टिल क्या है, मौजूद है और हम इसको लिखते नहीं है।
अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर से हम कॉमन लेते हैं और वेरिएबल को क्या करते हैं, अलग करते हैं सिंपली। तो हमारे पास ये सब कॉमन है। यहाँ पर क्या है, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखिए 1 डिवाइड बाई n2 n1 n स्क्वायर हो गया ये हमारे पास, और इसी तरह माइनस हमारे पास फार्मूले का है और 1 डिवाइड बाई n2 n स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा ये इक्वेशन, इसमें हमने बदल दिया। अब हम जो काम कर रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z1 के बराबर होता है। तो ये Z यहाँ से हमने इसको गायब कर दिया। तो फिर हमारे पास Z हमने इसको एमिट किया और करने के बाद यहाँ पर हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब हमें पता है कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के अंदर हर चीज़ का एक अपना वैल्यू होता है। जैसे कि m मास ऑफ क्या है हमारे पास, हाँ इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एप्सिलॉन हम 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का भी हमारे पास वैल्यू है, और प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर का वैल्यू हम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल, ये कांस्टेंट का वैल्यू आया। और क्योंकि ये क्या है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है और इसका एक वैल्यू है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी अपर जो इक्वेशन हमारे पास है अबव, तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास कि 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 और इसी तरह से 1 डिवाइड बाई n1 n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फाइनल इक्वेशन की मदद से हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी वो लोअर से हायर में जाए या हायर से लोअर में जाए, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर n1 में हम लोअर वैल्यू को पुट करेंगे और n2 में हम हायर वैल्यू को पुट करेंगे और एलसीएम लेके इनके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास चेंज ऑफ एनर्जी होगा। चेंज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि प्लैंक मल्टीप्लाई क्या है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि एक मखसूस क्वांटा और एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में जाता है तो वो एक मखसूस एनर्जी लेके जाता है, और इसी तरह से वापस अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो मखसूस एनर्जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एमिट करता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे कि इस एनर्जी को हम मतलब मालूम कर सकते हैं।